समाज, जिसके बारे में मैंने आपको पहले तो बताया था। ये लेसन, ये जो सेकंड बुक है आपकी, सेकंड बुक का मैं सेकंड चैप्टर मैंने कल शुरू किया था, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कल जहाँ जितनी बार जो मैंने पढ़ाया था उसको मैं आज दोहरा रहा हूँ एक बार फिर से। मैंने हफेली से पहले आप लोगों को बताया था कि इस बुक में 6 लेसन हैं और उन 6 लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, उस पहले लेसन में आपको ये बताया गया कि कौन कौन से ऐसे 6 लेसन हैं इस बुक में जो आपको पढ़ने हैं, और उन लेसन में, उन अध्यायों में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमने लेसन नंबर 2 कल शुरू किया था, जनसांख्यिकीय कारक। आज हम उसको एक बार फिर से शुरू करते हैं। सारे बच्चे लेसन नंबर 2 जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में आज पढ़ेंगे। कल बताया था आपको कि जनसांख्यिकीय कारक जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, यानी जनसंख्या के बारे में जो एक सुव्यवस्थित जानकारी हासिल करने का जो विज्ञान है वह है जनसांख्यिकी। इसे हम जनांकिकी भी कहते हैं। आप लोग भी सुनते रहेंगे सारे बच्चे, ठीक है। जनसांख्यिकीय कारक जो है वो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है और इसे हम जनांकिकी भी कहते हैं। कल जो हमने कल लेक्चर दिया था उसको मैं एक बार दोहरा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो नहीं आए हैं स्कूल उन तक भी अपनी बात पहुँचे, ठीक है ना। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, इसे हम जनांकिकी भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी शब्द है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। और ये डेमोग्राफी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है डेमोस और दूसरा है ग्राफी। डेमोस का अर्थ है लोगों से है, पब्लिक से है, जनता से है, और ग्राफिक का अर्थ है, ग्राफिक का अर्थ है उनके बारे में, यानी कि जनता के बारे में जानकारी हासिल करने का जो विज्ञान है, ये जो विषय है उसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी, ठीक है। जिसका अर्थ है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म और मृत्यु दर, प्रवसन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना और गठन जैसे उसमें स्त्री, पुरुषों और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का क्या अनुपात है, ये सब कल हमने चर्चा कर ली थी कि जनसंख्या में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उनमें मेल फीमेल कितने हैं, है ना, एडल्ट कितने हैं, है ना, बिलो 18 ईयर कितने हैं, बिलो 50 ईयर कितने हैं और एबव 50 कितने हैं। हम पूरा का पूरा एक्यूरेट आंकड़ा जनसंख्या में, जब जनसंख्या होती है, बता सकता है कोई कितने साल बाद होती है हमारे देश की जनसंख्या? वेरी गुड, 10 साल बाद होती है, यानी कि इससे पहले कब हुई थी? 2011 में। वेरी गुड। अब क्या होगी? 2021 में। और ये केवल संक्रमण के कारण वो काम पेंडिंग हो गया है, वरना 2021 की जनगणना के लिए काम 2020 में शुरू हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। वो ये चूँकि संक्रमण का दौर था, 7-8 महीने हम लोगों ने सफ़र किया है और अभी भी हम लगातार उस दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे जो ये 2021 की जो जनगणना का कार्य है वो पिछड़ गया है, थोड़ा देर से शुरू होगा, वरना अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। यानी कि 2021 के आते आते हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है ये हमें मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि संक्रमण का काल चल रहा है, अभी ये काम सरकार ने पोस्टपोन कर दिया है। जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तब इस बार लेट काम शुरू होगा और देरी से हमारे देश की जनसंख्या का जो वास्तविक आंकड़ा है, अभी तो जो हमारे पास 135 करोड़ आबादी का जो आंकड़ा है वो 2011 का है। 2011 के बाद आज 2020 चल रहा है, लास्ट में हम लोग, तो कितना चेंज आया होगा, लगभग 150 करोड़ से भी पार कर लिया होगा हमने। तो देश की आबादी 150 करोड़ से कम नहीं होगी, लेकिन वो सही आंकड़ा हमें जो साइंटिफिक आंकड़ा है वो जनसांख्यिकी के आधार पर हमें कब हासिल होगा? 2021 में, जब हम एक बिल्कुल प्रॉपर डोर टू डोर व्यक्ति आपके घर आएगा, आपके परिवार के बारे में, उनकी आयु के बारे में, उनके काम के बारे में, आपके पूरे घर के बारे में पूरी मौलिक जानकारी हासिल करेगा। डोर टू डोर एक बंदा आएगा, समझ गए ना। लेकिन ये काम हर 10 साल के बाद होगा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि कब सबसे पहले बता सकता है कोई हमारे देश में जनगणना का काम कौन सी ईयर से शुरू हुआ था? किसी ने पढ़ा ये लेसन? नहीं। ये बहुत गंदी आदत है कि जहाँ हमने पढ़ाना छोड़ा आपने बस वहीं तक रखा, किताब बंद की, घर चले गए और सुबह फिर चले आए। जो पढ़ाने वाला कार्य है, जो पढ़ना है अगले दिन, अगर आप मुझे एक दिन प्रीवियसली पढ़ के आएंगे तो हमारा काम
नोट्स लिखवा तो रहा नहीं, मैं तो सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ। और लेक्चर तभी सार्थक होगा जब आप उस टॉपिक को प्रीवियसली पढ़ के आएंगे। जो मैं पढ़ाने वाला होता हूँ उसको आप कम से कम एक दिन पहले मन से बुक रीडिंग करके तो आइए। कम से कम वो एक टॉपिक सब टॉपिक पूरा लेसन मत पढ़िए, कम से कम 2 पेज तो पढ़ के आइए। मैं इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि 15 मिनट की 20 मिनट की क्लास लेनी है तो उसे मैं मिनिमाइज करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे डेली, ठीक है ना? यस सर। तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी सार्थक हो बच्चों का, ये हम जरूर चाहेंगे क्योंकि ये उद्देश्य यही है क्लासेज में बच्चों को बुलाने का कि जो भी पढ़ाया जाए वो बच्चों को सार्थक हो जाए। अब क्योंकि इतने दिनों ऑनलाइन पढ़े हैं बच्चे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कोई बच्चों ने सीखा नहीं है, अब उन सारी चीज़ों की भरपाई हो जाए इस तरह से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 9 to 12 के बच्चों को इतना रिस्क स्कूल में बुलाया है ना, और आने की अनुमति दी है। आपके पेरेंट्स ने भी अनुमति दी है तब आप स्कूल आ रहे हैं, लेकिन जो काम बताया जा रहा है अपने जरूर करिए, वरना इस क्लासेस का नेचुरल क्लास का भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ऑनलाइन क्लास में कोरे रह गए आप, ऐसे ही इस नेचुरल क्लास में भी आप ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आप इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा, फायदा क्या होगा? तो पढ़ के आइए। 1981 में हमारे देश की जो जनगणना शुरू हुई सबसे पहले वो 1881 से हुई थी, सॉरी 1951 से, 1951 से प्रॉपरली जो हमारे देश में जनगणना का काम शुरू हुआ देश की आज़ादी के 4 साल बाद शुरू हुआ। यानी कि 1951 से हमारे देश में प्रॉपर हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना का कार्य किया जाता है। 10 साल बाद पॉपुलेशन की गणना करने के बाद हमारे देश की जो योजनाएं हैं वो हमारे देश की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यानी कि कोई भी देश का विकास है ना लक्ष्यों को निर्धारित करने से होता है, प्लान्डली होता है। अनप्लान्ड हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अनप्लान्ड आपने देखा होगा, कल मैंने चर्चा की थी, घर में मकान बनाते थे तो एक दरवाजा होता था बड़ा सा और एक लाइन से ऐसे धर्मशाला की तरह घर कमरे हुआ करते थे। एक कोने में रसोई हुआ करती थी, एक कोने में वॉशरूम होता था, वरना नल बिल्कुल आंगन में होता था बीचों बीच, और एक होता था पेड़ नल के पास में। ठीक है, ये घर का स्ट्रक्चर होता था, नक्शा। लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि आज इतनी जगह नहीं है हमारे पास, छोटे छोटे प्लॉट है हमारे पास, या वो बड़े बड़े घर भी आज छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए। लोगों ने क्या किया, फिर छोटे घरों का आर्किटेक्ट के पास जाके नक्शा बनवा लिया कि हम इस छोटी सी जगह में कैसे इसको अधिक से अधिक अपने मनमाने तरीके से इसका सदुपयोग कर सकते हैं। आर्किटेक्ट क्योंकि वो टेक्निकल व्यक्ति है, उसने आपके उतने ही बड़े छोटे से प्लॉट को, यहाँ तो हमारे पास बहुत बड़े प्लॉट हैं, दिल्ली में अगर हम बात करें तो 50 गज 60 गज का प्लॉट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। और वहाँ 50 गज 60 गज के मकान भी इतने आलीशान होते हैं कि हम देखते रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि बरेली में हम 100 गज में इतना अच्छा नहीं बना पाए, यहाँ 50 गज में इतना भव्य घर बन गया है और सब कुछ है इनके घर में, जो हम 100 गज में नहीं बना पाए। दिल्ली का जो इंस्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसके मुकाबले काफ़ी पीछे हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास आइडियाज हैं, जो उनके पास प्लानिंग है, हम उससे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। समझ आई बात? नहीं कि हमारी अभी अप्रोच उतनी एडवांस नहीं हुई। आज भी हमने ये तो कर लिया कि घर का को मॉडिफाइड करा दिया जाए, टाइल्स लगा दी जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, वो सब तो हमने सीख लिया। लेकिन कम से कम जगह में हम कितना स्पेशियस अपने लिए बना सकते हैं, ये अभी हमें इसका आइडिया नहीं। हाँ, साइंस वाले बैठे हैं यहाँ, आ नहीं रहे। जो बच्चे नहीं है साइंस वाले उनको कहो कि एक ही बच्चा स्कूल में है और जो बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं ना, उनको नानी याद करा दूंगा। बिल्कुल जो कोचिंग पढ़ रहा है स्कूल में नहीं आएंगे, वो नहीं। बाकी बच्चों को भी मैं बता रहा हूँ, साइंस वाले बच्चों तक मेरी बात पहुँचे। अगर एक ही बच्चा साइंस का एब्सेंट हुआ तो वो जान जाएंगे। हर हालत में साइंस के सारे बच्चों को स्कूल में आना है और जो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे वो उसका खामियाजा भुगतेंगे, ये तय मानिएगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम कोचिंग पढ़ते रहेंगे और स्कूल में नहीं आएंगे और हमारा काम चल जाएगा। काम स्कूल से ही चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये शांतिपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए जितने भी बच्चे साइंस के चुपचाप स्कूल आए स्कूल टाइमिंग से, बाकी आवर्स में आप कोचिंग पढ़ें, आप घर में पढ़ें, कहीं पढ़ें, आई डोंट केयर।
लेकिन स्कूल से जो मक्कारी करेगा और जो भागेगा बच्चा, उसको मैं स्कूल में माफ़ी नहीं दूंगा उसको। ये अच्छे से समझ लें सारे साइंस के बच्चे। कल छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी है, कल 12 वफात की छुट्टी है, परसों वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है, नेक्स्ट डे संडे है। मंडे से हर बच्चे की अटेंडेंस स्कूल में चाहिए। साइंस का तो एक एक बच्चा स्कूल में आएगा। साइंस के बच्चे 14-15 बच्चे हैं या 20 ही बच्चे हैं, तो 20 बच्चों को स्कूल आने में क्या दिक्कत है? और कोचिंग में आप क्या कर रहे हैं, कोचिंग में आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल में आप कितना आ रहे हैं, यहाँ की अटेंडेंस आपकी काउंट होगी और आपकी जितने भी प्रैक्टिकल में जो भी सपोर्ट होगा वो स्कूल तभी करेगा जो बच्चे रेगुलर आएंगे स्कूल में, और जो स्कूल के साथ मक्कारी करेगा उसके साथ स्कूल कोई इंसाफ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और ना किया है आज तक। आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भी के साथ भी आसपास भी जो साइंस के बच्चे रहते हैं उनको बता देना अच्छे तरीके से। उनको तारे नजर आ जाएंगे, वो सोच रहे हो इस मुगालते में हो कि हम कोचिंग पढ़ने जा ही रहे हैं तो हमें स्कूल जाने की क्या जरूरत है। उनको नानी याद आ जाने वाली है। टीचर जब स्कूल में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? और आर्ट्स के बच्चे आ रहे हैं, हमारे साइंस वाले बच्चों को तो हर हालत में स्कूल आना चाहिए। तो जो डेमोग्राफी शब्द है वह है इंग्लिश की डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी शब्द को इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी को हम जनांख्यिकी भी कहते हैं। डेमोग्राफी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। एक डेमोज और दूसरा ग्राफी। डेमोज का अर्थ पब्लिक से है, ग्राफी का अर्थ लोगों के बारे में है, यानी कि पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में जानकारी हासिल करने का विज्ञान है, उसे हम जनसांख्यिकी कहते हैं। इसमें हम लोगों की अनुपात के बारे में, जन्म दर मृत्यु दर के बारे में, निवास के स्वरूपों के बारे में, यानी कि आबादी से रिलेटेड जितने भी उनके पहलू हैं उन हम सभी पहलुओं का समग्र रूप में अध्ययन जनसांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। आपने देखा होगा कि एक रेशियो निकल कर आता है कि 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 936 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की स्थिति कितनी है? 936। यानी कि ये बहुत चिंता की बात है। लड़कियां कम और लड़के ज़्यादा, तो आने वाले समय में क्या होगा? बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। तो आने वाले समय के लिए एक हमारे लिए गाइडलाइन तैयार होती है और उस आंकड़े के आधार पर ही पब्लिक उसके लिए क्या करती है, व्यवस्था करती है कि हमारे देश में ये जो लिंग अनुपात है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ने का मतलब कि बैलेंस होना चाहिए। जितने पुरुष हैं उतने ही अनुपात में महिलाएं होनी चाहिए। यदि वो अनुपात बिगड़ेगा तो ये समाज बिगड़ेगा जैसे बिगड़ रहा है ना। और हमारे देश में भी वो महाभारत कालीन घटनाएं और जो प्राचीन परंपराएं थी, बहुविवाह है ना, बहुपति विवाह, लड़की एक और पति 5 महाभारत काल की तरह, 5 पांडवों की तरह। जब लड़के ज़्यादा होंगे लड़कियां कम होंगी तो क्या होगा? यही होगा, है ना। गांव में आज भी हमें इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिल जाती है कि बहू एक है और वो दोनों भाइयों की सेवा करती है या तीनों भाइयों की सेवा करती है ना। सेवा का मतलब पूरे घर का ख्याल रखती है। जब लिंग अनुपात बिगड़ जाएगा तो हमारे देश समाज की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। बिगड़ जाएंगी ये बिगड़ जाएंगी। तो जो भी हमारे लिए गाइडलाइन तैयार होती है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट जो प्लान तैयार करती है, हमारे देश का शासन जो हमारे देश के हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो योजनाएं बनाती है, वह आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा सुधार साबित होती है। ठीक है ना। अगर हम 2011 की जनसंख्या की तुलना 2001 से करें तो बहुत अंतर था। लिंग अनुपात में सबसे बड़ा अंतर था। 2001 में सब कुछ ठीक था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। यानी 1000 पुरुषों पर 990 लड़कियां थी, महिलाएं थी, और 2011 में 1000 पुरुषों पर 936-946 के करीब महिलाएं रही। यानी कि लड़कियों के जन्म को लेकर लोगों का और समाज का दृष्टिकोण बदल गया। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? आपने देखा कि 10 साल में
लड़कियों की शिक्षा और उनके लिंग भेद को लेकर कितना अवेयरनेस समाज में आई कि लड़का लड़की एक समान, है ना, लड़का लड़की एक समान। बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने अभियान बेटियों को लेकर हमारे गवर्नमेंट ने चलाई। ये 10 साल में चले ना, क्यों चलाए 10 साल में? क्यों? क्योंकि 2021 का आंकड़ा इन सब कार्यक्रमों को चलाने के लिए हमें विवश कर रहा था। अगर ये अवेयरनेस हम अपने समाज में नहीं फैलाएंगे, नहीं फैलाते, तो 2021 में जो गणना होती तो वो और भयानक परिणाम लेकर आती। इस अवेयरनेस में 2021 में जब आंकड़े आएंगे तब वो बिल्कुल तर्कसंगत होंगे। अभी कुछ भी कहना बेईमानी है। आप देखेंगे कि वो काफ़ी बैलेंस हुआ होगा अनुपात, क्योंकि इस 11 साल की अवेयरनेस ने और गवर्नमेंट के प्रयास ने लोगों की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने काफ़ी सुधार किया है। गांव के लोगों का भी दृष्टिकोण बदला है। गवर्नमेंट हर तरह से सुविधा दे रही है। बेटियों की पढ़ाई इंटर तक फ्री है सरकारी स्कूलों में, 8वीं तक तो फ्री है ही। राशन, भोजन, कपड़ा, किताबें, बैग, स्वेटर, जूते, मोजे और खाना भी, दूध भी, फल भी, और अब तो आने वाले समय में नाश्ता भी मिलेगा सुबह। यानी कि हर तरह से सुविधा दे रही है गवर्नमेंट। बेटियों को बताने की कोशिश करें कि बेटियां किसी भी हालत में समाज के लिए या पब्लिक के लिए या इंसान के लिए बोझ नहीं है, है ना। मैं कल एक संस्कार चैनल का एक सोशल मीडिया पर क्लिप पढ़ रहा था, उसमें बेटियों के बारे में वर्णन कर रहे थे महाराज जी। बड़ा सुंदर वर्णन था और इतनी हजारों की तादाद में बैठी पब्लिक का एक एक बंदा आंसुओं से रो रहा था, क्योंकि ये पहलू इतना संजीदा है। बेटियां इतनी संजीदा होती हैं कि इनको कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी को खरोच भी आए। कोई पिता चाहेगा? नहीं। और यही बेटियां को, क्योंकि प्रसंग ऐसा है, मैं दोहरा दे रहा हूँ आप लोगों को, कि यही बेटियां कि 18 साल की जब हो जाती हैं, 20 साल की विवाह योग्य हो जाती हैं, उसी परिवार में परवरिश होती है। और जब इनके विवाह का वक्त आता है तो माता पिता इनसे परामर्श किए बिना रिश्ता तय कर आते हैं और बेटियां बिल्कुल समर्पित भाव से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती है कि जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए तय किया है वही हमारे लिए योग्य होगा और बेहतर होगा। कोई भी बेटी अपने पापा के, अपने भाई के, अपनी मामा के निर्णय पर सवाल, और मूर्ख लड़कियां बहुत थोड़ी सी होती है ना। मूर्खों की तो कहीं कमी नहीं होती है, सब सारे सभ्य समाज में भी मिलेंगी, और हमारा तो समाज सुसभ्य समाज है। और कई बार तो प्रसंग में ये भी आया कि कई बार लड़कियां ये जानती कि जिस परिवार में जिसके साथ मुझे जीवन भर मुझे रहना है वो शराबी है, जुआरी है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां उसका विरोध नहीं करती। क्यों? क्योंकि वह भी निर्णय हमारे माता पिता ने लिया है। कई जो गरीब हैं तो उन्हें कई बार ऐसे परिवारों में भी रिश्ता करना पड़ता है कि नहीं? भाई जिसके पास पैसा है वही तो इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम नौकरी पेशा ढूंढेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि बेटियों को पढ़ाने के लिए चाहिए, पढ़ाने के बाद फिर इनके विवाह के लिए चाहिए इतने सारे रुपए। लेकिन बेटियां जब जन्म लेती हैं जिस परिवार में, तो वे लक्ष्मी तुल्य होती हैं। यानी कि उनके परिवार में बेटी के जन्म के बाद वहाँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और जब तक उनका विवाह नहीं होता है पिता की जेब भरी रहती है। ये मैं प्रसंग बता रहा हूँ आपको, कितना नाजुक पहलू था, हार्ट टचिंग। और कब बेटी के विवाह के समय कहां से पैसा आता है नहीं मालूम, लेकिन हर पिता की जेब भरी रहती है। समझ गए ना? और जैसी बेटी की विदा होती है ना, वैसे पिता की जेब खाली हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चली गई। समझ गए ना? और विवाह से पूर्व पिता की जेब भरी रहती है और पिता रात दिन एक किए रहता है कि मैं अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ूं। जितने से बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती मैं अपनी बेटी के लिए
करो। वही पिता बेटी को डोली में बिठाने के बाद असहाय सा निरीह सा जहां खड़ा होता है वहीं लुढ़क जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की ऊर्जा चली गई। बेटियां पिता की ऊर्जा होती है, शरीर की ताकत होती है बेटियां, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें, चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक पिछड़ जाता है। आगे कम टू द पॉइंट। कहने का आशय यह है कि मैं यहाँ पर सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि बेटियां किसी की हालत में समाज में बोझ नहीं है ना। अभी 80 के दशक में बड़ा कि जोर चला कि साहब बेटियां आएंगी तो इन्हें शादी करने के लिए दहेज चाहिए। अरे अच्छी बेटियों के लिए आज भी रिश्ता घर चल के आता है, घर चलकर आता है। अच्छे परिवारों में रिश्ते आते हैं अच्छी बेटियों के लिए। किसी भी पिता को जूते घिसने की जरूरत नहीं होती। और जब 1000 पुरुषों पर 936 लड़कियां रह जाएंगी तो वो जमाना चला गया जब लड़की का पिता लड़का देखने जाता था। अब एक जमाना वो आएगा जब लड़के वाले आएंगे नाम रगड़ने कि हमारा बेटा है, इतना क्वालिफाइड है, ये नौकरी करता है, और यदि आप बेहतर समझें तो मैं आपकी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगना चाहता हूँ। समझ में आया ना? तो ये इस दौर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इस दौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये चेंज आया है। अब वो जो दौर था दहेज का, उसका स्वरूप बदला है, लेकिन उसमें काफी कुछ गिरावट आई है। उसका स्वरूप बदल गया है, उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो 80 के दशक में हम लोग मूवी आई थी, दहेज, दूल्हा बिकता है और सास भी कभी बहू थी, 100 दिन सास के 1 दिन बहू का, ऐसी मूवी आई थी ना उस दौर में। वो इसीलिए आई थी क्योंकि उस दौर में जो सास और बहू का जो कैरेक्टर था वो इतना खूंखार था कि वो उसे पिक्चराइजेशन करना पड़ा हमारे समाज को, है ना। कि सास जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। नई लड़कियों के दिमाग में डर बैठ गया कि अरे सास भी इतनी घुसट होती है ना। देखा नहीं मूवी में? देखा तो वो देखा नहीं। वो समाज में ऐसी घटनाएं उस दौर में हुई थी बहुतायत में। तमाम लड़कियों को जला दिया गया, तमाम लड़कियों को मार दिया गया। अभी भी वो तो अभी भी रहा है लेकिन कम गिरावट है। लेकिन अभी भी काम कर देते हैं जहाँ मौका हाथ लगता है और लगता है कि इसकी बेटी के घर में कोई दम नहीं है, कोई परिवार के लोगों में ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, तो बेटियों को चबा जाते हैं, है ना। अभी भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की बेटियों के साथ भी हुआ है, सामान्य गरीब की बेटी के साथ तो संभव ही है ना। विधायक विजयपाल सिंह जी फरीदपुर से विधायक हुआ करते थे बसपा सरकार में, हमारे पड़ोसी हैं वो वहाँ मैदान पर। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक जज के परिवार में की थी। वो लड़के के फादर जो थे वो जज थे हाई कोर्ट में, है ना। और लड़का भी बहुत अच्छी पोस्ट पर था। अकेली बेटी उनकी, और उन्होंने शादी की, मेरठ में शादी की, और उन लोगों ने उनकी बेटी को मार दिया। तो वो विधायक होकर अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, तो एक गरीब आदमी, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी होगी ना अपनी बेटी की शादी में। उस समय वो स्टैंडिंग थी, एमएलए थे, बसपा की सरकार थी और वो उस समय विधायक थे, तब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। तो उन्होंने कितनी प्रसन्नता से शादी की होगी अपनी बेटी की, अच्छे घर में, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में की थी। इससे ज्यादा और प्रतिष्ठित क्या होगा कि वो घर कानून का ज्ञाता था, यानी कि परिवार में हाई कोर्ट का जज था। मतलब लड़के का फादर हाई कोर्ट का जज था, तो रिटायर हो गया और उनकी बेटी को मार दिया गया। तो एक विधायक अपनी बेटी को नहीं बचा पाया शादी करने के बाद भी, जिसने हर तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी, दान दहेज में भी और सम्मान में भी, उसकी बेटी को भी ससुरालियों ने मेरठ में मार दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। एक तरफ विधायक और वो कानूनविद, बहुत उन्होंने हाथ पैर मारे। विधायक होकर उन्होंने कोशिश की लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि दोनों तरफ ताकतवर परिवार थे ना।
यानी कि इतना शक्तिशाली पिता भी अपनी बेटी का जीवन नहीं बचा पाते, है ना। तो इन स्थितियों ने बेटियों के बारे में समाज को सोचने पर विवश कर दिया कि जिन बेटियों को हम इतना नाजुक समझ के इनकी परवरिश करते हैं, इनको अच्छे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाते हैं, इनको अच्छा घर परिवार देखकर हम इनको सौंपते हैं जिस परिवार को, वे लोग उसकी केयर नहीं कर पाते और उसके साथ ज्यादती करते हैं, क्योंकि हर समय तो माता पिता आपके साथ नहीं रह सकते। और ये समाज का दस्तूर है कि बेटियों को उस अवस्था में पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर जाना ही होता है, और शादी के बाद बेटी के लिए उसका मूल घर कौन सा कहलाता है? ससुराल। ये हमारे पितृ सत्तात्मक परिवार का ये ट्रेंड है, परंपरा है। और कानून बनने के बाद भी बेटियां अपने पिता की संपत्ति में, अपने भाई की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगती। कानून बना दिया गया है, बेटियां भी पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर की हकदार हैं कानूनी तौर पर, ध्यान रखना, है ना। लेकिन कोई भी बेटी अपने भाइयों के हक पर अधिकार नहीं जमाती। बहनें, ये समर्पण केवल बहनों में हो सकता है और किसी रिश्ते में नहीं। भाई भी नहीं छोड़ेगा भाई का इतना सा भी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब दो भाइयों में घर बंटवारा होता है तो अगर नल बीच में आ रहा तो हत्ता एक ने ले लिया और नल एक ने ले लिया, बोले ना हत्ता मेरे में आ रहा होगा या हत्ता मैं लूँगा, और नल, अब बताओ बेवकूफों से कि उस नल का हत्ते के बिना क्या होगा। अरे भाई खुशी खुशी दे दो, जिसको चाहिए, तेरे को चाहिए तुम ले लो, क्योंकि एक बिना हत्ते के नल का किसी को भी कोई उपयोगिता है उसकी। लेकिन इस समाज की मानसिकता को कहाँ लेते हैं? भाइयों में ये सब्र नहीं है, लेकिन बहनों में कितना सब्र है। ये समर्पण केवल बेटियों में हो सकता है, बहनों में हो सकता है, जो शहर से अपने भाई को सब कुछ। आज तो अगर भाई का बंटवारा भी होता है तो बहनों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं रजिस्ट्री में, समझ रहे ना। ध्यान रखना, सब बच्चे को बता रहा हूँ इस बात में, भाइयों को ध्यान से समझा देना, खबरदार, है ना। मैं कभी भी अपना हक आपसे ले सकती हूँ, बट बराबर का कि मैं हिस्सेदार हूँ पापा की प्रॉपर्टी, नहीं लेती हूँ, वही गलत बात है ना। और आज कानून बदल गया है। पहले जब बंटवारा होता था, भाइयों भाइयों में बंटवारा हो जाता था, बहनों को पता ही नहीं चलता था। आज बहनें शादी भी हो गई होगी तो भी उन बहनों का होना बंटवारे के समय जरूरी है कानूनी तौर पर। और भाइयों भाइयों में बंटवारा होगा तो बहनें अपनी संपत्ति पर हक ना दायर करने के लिए उस पर अपनी सहमति देंगी कि मुझे अपने भाइयों की संपत्ति में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मांगेंगी तो भाई उन्हें, है ना, नमस्ते कर लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे कि ये कैसी बहनें मेरे हक में से अपना यह हक दायर कर रही है। लेकिन ये केवल बहनें ही कर सकती है, बहन ही कर सकती है, एक कोई भाई भी नहीं कर सकता भाई के लिए, और कोई रिश्ते में नहीं हो सकता। ये केवल ये समर्पण केवल एक बहन भाई के रिश्ते में ही होता है ना। तो कहने का आशय ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम लेकर गवर्नमेंट ने जो लगातार 10 साल जो काम किया है, उस जो अवेयरनेस समाज में पैदा की है, बेटियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो काम किया है, चाहे वो मिशन प्रेरणा, मिशन इसके ये जो मिशन क्या है, हाँ, ये नारी सशक्तिकरण जो वर्ष मनाया गया हो, ये भी एक थीम है। ये जो कवच है, ये कार्यक्रम कवच के रूप में आया था, बेटियों को के लिए लॉन्च किया गया था, यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कवच। उसमें तमाम, आपके वहाँ भी कई कार्यक्रम हुए थे स्कूल में, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने बेटियों की सुरक्षा से संबंधित, आपको रास्ते में आने जाने से संबंधित उन्होंने सुरक्षा के तमाम नंबर बताए थे और उनके तरीके बताए थे कि किस तरह से आप अपने आईटीबीपी के लोगों ने तो डेमो दिया था यहाँ पर आकर कि आपको अपने सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको अपनी सुरक्षा का की जिम्मेदारी तो आपको ओढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हर समय तो आप
परिवार के साथ होते नहीं हैं, तो कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो वो ऑपरेशन कवच चला था जिसमें आईटीबी के लोगों ने आके यहाँ डेमो दिया था, तमाम वहाँ की फीमेल कांस्टेबल आई थी, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शन किया था। किया था कि नहीं? पिछले साल की बात है वो। उसके अलावा भी अभी इस साल भी ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था पिछले ये नवरात्र में। मिशन शक्ति है ना। अभी पूरे नवरात्र में, क्योंकि हम नवरात्र में 9 देवी की पूजा करते हैं, देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, देवी के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा करते हैं। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है देवी की। तो गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने उसी नवरात्र में पूरे नवरात्र 8 दिन मिशन शक्ति को लॉन्च किया लड़कियों के लिए स्पेशली, और उसमें हर दिन लड़कियों के लिए एक एक्टिविटी तय की। उसमें सेल्फ डिफेंस भी था, अवेयरनेस भी थी, पोस्टर कंपटीशन भी थे, स्पीच कंपटीशन भी था, और ये भी बहुत सारे इवेंट्स थे। क्योंकि आप लोग तब कंटिन्यू नहीं कर रहे थे स्कूल, तब इक्का दुक्का बच्चे आ रहे थे, आज ये 10-12 बच्चे आने लगे हैं, वो एक अलग बात है। उस समय बच्चे नहीं थे इसलिए वो एक्टिविटी भी नहीं हुई, लेकिन आपने टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा आपने, ठीक है। तो इस सोच ने, इस अवेयरनेस ने, ये अवेयरनेस के तमाम कार्यक्रम गवर्नमेंट ने वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद तय किए कि इस तरीके का बदलाव हमारे समाज में तभी आएगा जब हम इस बिंदु पर काम करेंगे, लोगों की धारणा को बदलेंगे, है ना। बेटियों को जन्म से पहले मारने की जो धारणा थी 2010 में, 2000 से 2010 के बीच में बहुत भ्रूण हत्याएं हो रही थी। भ्रूण हत्या का मतलब जन्म के समय से पहले ही बेटियों को नष्ट कर दिया जा रहा था, जिसका परिणाम हुआ 2011 के सेंसस के आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े जो हमारे सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक थे, है ना, डरावने थे। और वो डरावनी तस्वीर हमने पूरे समय फेस की, लड़कियों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के रूप में, किसी भी रूप में हो आप समझ लीजिए, यानी कि समाज के उन मानव के रूप में जो तमाम पशुओं का समाज विद्यमान हो गया है आज, है ना, उन्होंने छोटे छोटे नहीं बच्चों तक को नहीं बख्शा। ऐसे समाज में हम लोग रहते हैं, तो ऐसे में कितना सशक्त रहने की जरूरत है ना। ये हमें इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार, शासन और गवर्नमेंट हमें इस नज़र मजबूत करने का प्रयास करती है, लोगों के दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है कि बेटियां भी कहीं कम नहीं, और हमें बेटियों को कमज़ोर समझना भी नहीं चाहिए, कमज़ोर बनाना भी नहीं चाहिए। वो दौर गया जब बेटियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था और उन्हें कमज़ोर बना के रखा जाता था, यानी घर से बाहर नहीं निकलती थी तो वो डरी सहमी सी रहती थी, कमज़ोरी रहेगा वो व्यक्ति। आपने ध्यान दिया होगा कि जब शादी होती है और जब शादी की उम्र में जब हम पहुंचते हैं, पड़ाव पर पहुंचते हैं बच्चे, तो आपने अनुभव किया होगा जब आपके भाई के लिए भाभी देखी जा रही होगी या बहन के लिए आपके लड़का देखा जा रहा होगा, तो इस बात की चर्चा घर में जरूर रही होगी कि लड़के ने पढ़ाई रेगुलर की है कि प्राइवेट, या लड़की ने पढ़ाई रेगुलर की है या प्राइवेट। क्योंकि प्राइवेट वाले प्राइवेट होते हैं और रेगुलर वाले रेगुलर होते हैं। रेगुलर वाले को जितनी तमीज, तहजीब और जितने सुसंस्कारवान बच्चे होते हैं उतने प्राइवेट पढ़ने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पढ़ने वाले घर में रहते हैं, रेगुलर पढ़ने वाले घर से बाहर निकल कर आते हैं, तमाम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी बोलचाल में, अपने खान पान में, अपने हर तहजीब में उसको सुधार करते हैं। तमाम सारे बच्चे आते हैं जिन्हें मैं देखता हूँ कि भाई नगला में मैं उन्हें देखता हूँ कि वो कैसे रहते हैं और यहाँ कैसे दिखते हैं, है ना। कुछ सारी लड़कियाँ मानपुर चिकड़िया से आती हैं, मैं उन्हें गांव में भी देखता हूँ कि वो कैसी रहती हैं, और उन्हीं बच्चों को जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरे ये वही लड़कियाँ जो वहाँ कंडे पाथ रही थी,
या भैंस की सनी कर रही थी, भैंस की सनी कर रही थी, घर में अपनी मम्मी के हाथ में उसमें काम में हाथ बढ़ा रही थी, ये वही लड़की है। तो भले ही वो लड़कियां गांव में रहती हो, लेकिन यहाँ जब पढ़ने लगी तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की तमीज आ गई, तहजीब आ गई। जो लड़कियां तू तड़ा करके बोलती थी उनका लहजा बदल गया, उन्होंने संस्कार सीख लिए अच्छे बच्चों के साथ रह के, है ना। ये बच्चे तो कभी अपनी मम्मा से तू तड़ा करके नहीं बोलते, कभी आपस में भी एक दूसरे के लिए तू तड़ा करके तुम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। और कैसे हम एक दूसरे से लिहाज से और शिष्टाचार से पेश आते हैं, ये बच्चे एक दूसरे को देखकर स्कूल में सीखेंगे। और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां जाकर आप और बहुत सीखेंगे, वहां आपको फैशन देखने को मिलेगा, हेयर स्टाइल कैसे कैसे रख सकते हैं हम, कैसे कैसे बना सकते हैं, है ना। कैसे कैसे हम ड्रेस कोड पहन सकते हैं, कैसे कैसे जूती स्लीपर हम पहन सकते हैं, चेंज कर करके पहन सकते हैं, और किस तरह से हम और अपनी तमाम सारे जीवन शैली में हम बदलाव ला सकते हैं। ये आपको कॉलेज लेवल में जब आप जाएंगे तो वहाँ जाके पगला जाते हो, क्योंकि यहाँ आए तो यहाँ तो नियम शर्तें हैं कि चोटी फोल्ड होगी, रिबन लगा होगा, है ना। और जो है ड्रेस भी आओगे और जूती भी पहनोगे तो ये फ्लैट वाली पहनोगे, हील वाली तो नहीं पहन के आएगा, और सॉक्स ही पहनोगे तो वाइट पहनोगे, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं टूटेगा कहाँ पहन के आए हो कहाँ पहन के नहीं आए हो। जो पहन के आए तो भला, ना पहन के आए हो तो भला, टूटो तो भला, न टूटो तो भला, कितनी ऊंची ऊंची पहन की क्यों ना आना, गिरोगे तो खुद को, मोचाई पहने तो खुद झेलोगे, और टूट फूट जाओगे लड़क गए चीजें में खुद को झेलोगे, है ना। यही और मम्मी यही है ना। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ आपके पास स्कूल में कोई कैंटीन नहीं, वहाँ आपको कैंटीन नहीं मिलेगी, यहाँ आपको अपना टिफिन नहीं लेकर आना, यहाँ टीचर चेक भी कर लेते हैं, वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं। रोज मैक्रोनी मेमोज और चाउमीन खाना कैंटीन, और बर्गर और पेटीज, और बस यही मिलेगा कैंटीन में। और लड़कियों को तो और अच्छा लगता है, लड़कियों को नहीं, सारे बच्चों को, आज की जो पीढ़ी है उसको यही भोजन पसंद है। टिफिन नहीं लाएंगे, कॉलेज में कोई बच्चा टिफिन लेकर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द रूल है। क्या कॉलेज में आ गए टिफिन लेकर आ रहे हो, तो वो बड़ा एक अच्छा नहीं फील होता है कि टिफिन लेकर आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए टिफिन लेके आ रहे हैं, तो आप पैसे लेके आया करेंगे, कैंटीन में खाया करेंगे, क्या खाया करेंगे, पेटीज खाया करेंगे, मैक्रोनी खाया करेंगे, मोमोज खाया करेंगे, बर्गर खाया करेंगे, डोसा खाया करेंगे, छोले भटूरे खाया करेंगे, है ना। मजा आ रहा है ना, पानी आ रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं, बस आए और आके सीधे क्लास से घर में, ना इधर देखो ना बाएं ना दाएं, ना आजू बाजू कहीं, मां किधर भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं टोकेगा। एक पीरियड किसी बिल्डिंग में हो रहा है तो एक पीरियड किसी बिल्डिंग में, वहाँ कॉलेज में क्लास करने के लिए भी घूमना पड़ता है, यहाँ एक ही कमरे में सुबह से शाम हो जाता है और नमस्ते करके घर चले जाते हैं। तो बहुत कुछ चेंज होगा इंटर के बाद। तो उस चेंज को भी हमें बड़े सलीके से लेना है, उस चेंज को भी हमें बड़े सलीके से अपने स्वभाव में ढालना है, ताकि वहां पर भी जाके कोई हमारे पर उंगली ना उठा पाए। समझ गए ना, क्योंकि जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो किसी की नजर नहीं होती, लेकिन हम कहीं भी गलती से भी कुछ गलत कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नजर हम पर होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें कोई ना ले रहा है ना, लेकिन उस समय भी हमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो हमें अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने कार्यों को बड़ा हमें अनुशासित रखना चाहिए। हर समय हमारे पर समाज की नज़र होती है, लड़कियों पर तो स्पेशली होती है, लड़कों पर किसी की नज़र नहीं होती, लड़कियों पर स्पेशली होती है ना। तो इसलिए लड़कियों को बड़ा नाजुक माना गया है ना। इसलिए लड़कियों के सुधार और उनके व्यक्तित्व विकास पर सरकार और शासन का बहुत फोकस होता है, क्योंकि बच्चियों पर ध्यान देने का मतलब है दो परिवारों को संभाल लेना, समझ गए ना, मायका भी और ससुराल भी। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुसभ्य बनाएंगे, क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे, आप पढ़ाई की अहमियत आप जानते हैं, तो अपने आने वाले बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी आप सिंसियर होंगे, अवेयर होंगे। और जब खुद नहीं पढ़ा, जैसे हमारे माता
आपके माता पिता या उनके भी माता पिता यानी कि आपके बाबा दादी वो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े तो हमारे पापा मम्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़े लेकिन हमें पढ़ाया। अब हम अपने आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना? ये छोड़ेंगे या हम भी उन्हें अपनी जैसा बनाएंगे? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बनाता। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे जाएं, मुझसे भी बेहतर बने। यही हर टीचर चाहता है। हर टीचर भी हर आपके माता पिता की तरह आपसे यही अपेक्षा करता है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आप एक अध्यापक की तरह बने, पर आप हमसे बेहतर बने, जहाँ हमें आपको देखकर गर्व हो कि ये हमारी पढ़ाई बच्ची है, आज तहसील सदर की SDM है ना? कितना प्राउड फील होगा। और जब हम इनके केबिन में जाएंगे तो ये उनके विद रेस्पेक्ट हमारा वेलकम करेंगी। अभी एक IAS का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक लड़का IAS हुआ, किसान परिवार का बच्चा, उसके माता पिता SDM बना हुआ, फर्स्ट पोस्टिंग मिली SDM बना हो मध्य प्रदेश में। तो उसके माता पिता मिलने गए तो बड़ा प्राउड फील हुआ माता पिता को उसकी, और उसने भी बड़े अच्छे से अपने माता पिता का बड़े अच्छे से वेलकम किया अपने ऑफिस में, है ना? एक SDM बेटा अपने माता पिता की केबिन में आते ही खड़ा हो गया अपनी सीट छोड़कर। तो ये माता पिता के लिए कितनी गर्व की बात है। और कितने बच्चे ऐसा कर पाते हैं? बहुत सारे SDM और IAS बनने के बाद माता पिता को पहचानते नहीं है। 90% लड़के इसी समाज के, वो किसान परिवार का है, गरीब परिवार का, तो पहचान तब भी रहा है। अगर सभ्य परिवार का होता, संपन्न परिवार का, तो माता पिता को पहचानना बंद कर देता। वो समझता है कि मैं तो SDM हूँ, ये कहाँ चले गए किसान फटे कपड़े पहन के, लोग क्या कहेंगे, बड़ा मुझे तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। इतने बैकवर्ड है मेरे माता पिता। लेकिन माता पिता होते हैं, वो बैकवर्ड थे, लेकिन उन्होंने आपको तो उन्होंने बैकवर्ड नहीं बनने दिया, आपको तो उन्होंने IAS बनाया। लेकिन बेवकूफ और बुद्धिहीन बच्चे अपने माता पिता को इस नाते उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे बच्चे अपने समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और उसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक IAS ये जिसने अपने किसान परिवार से आने के बाद भी अपने माता पिता को IAS क्वालिफाई करके SDM की पहली पोस्टिंग पाने के बाद अपने माता पिता को अपने ऑफिस बुलाया और उनका अपने ऑफिस में उनका वेलकम किया, और अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दिया कि आपकी बदौलत और आपके परिश्रम और सेवा का त्याग की बदौलत आज मैं इस पोजीशन तक पहुंचा। कितनी खुशी मिली होगी उनकी माँ को, है ना? तो ये दिशा में आज बेटियां भी कहीं पीछे नहीं है। अगर हम मुस्लिम समाज की भी बात करें तो आप उठा के देख लीजिए नीट का परिणाम, कितना बड़ा चेंज आया है। जहां मुस्लिम बच्चे एक भी सिलेक्ट नहीं होते थे, वहां मोस्टली मैक्सिमम बच्चे बरेली से मुस्लिम बच्चे क्वालिफाई किया। कितनी अवेयरनेस आई है मुस्लिम समाज में पढ़ाई को लेकर और इस पेशे को लेकर, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों में, कि हमें डॉक्टर बनना है, और लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं और मुस्लिम लड़कियां बाजी मार जा रही हैं। ये कितने बड़ा चेंज है। अब वो दौर गया जब मुस्लिम परिवार बड़े बड़े होते थे, है ना? या जो बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। आज आप देख लीजिए कादरपुर की तमाम लड़कियां आपके स्कूल में पढ़ने आती हैं और स्कूलों में पढ़ने जाती हैं और शहर के बाहर भी पढ़ने जाती हैं। और आज उसके बाद इंटर करने के बाद वो BTech, MTech, BBA, MBA और जाने क्या क्या कर रही हैं। तो आज वो भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं। लड़कियों को मुस्लिम समाज में भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया जा रहा है। और जब लड़कियां सुसभ्य हो जाएंगी, बन जाएंगी, हमारी सुशिक्षित हो जाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, स्वावलंबी बनेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की दिशा और दशा को भी ये बहुत कंट्रोल कर लेंगी। क्योंकि समाज को संवारने का बहुत बड़ा जिम्मा आप लोगों के हाथ में है ना? ये सब तब संभव है जब लड़कियां भी पढ़ी लिखी होंगी, काबिल होंगी, उनमें वो समझ जब पहुंच जाएगी, तब वो सारी चीजें संभव होंगी। तो सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। 2011 में जो परिणाम आए 2021 में और बेहतर होंगे, और 2031 आते आते और बड़ा सुधार आएगा।
दो प्रकार की जनसांख्यिकी होती है। जनसांख्यिकी को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक आकारिक जनसांख्यिकी जिसमें जनसंख्या का आकार आता है, समझ गए, और एक सामाजिक जनसांख्यिकी जिसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष यानी कि पब्लिक के समग्र पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, वह सामाजिक जनसांख्यिकी कहलाता है। समझ में आ गई बात नहीं? आकारिक जनसांख्यिकी का संबंध केवल जनसंख्या के आकार से है, प्रकार से है, लेकिन सामाजिक जनसांख्यिकी का ताल्लुक जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और समग्र पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने से है। समझ में आ गई बात नहीं? मोटी मोटी बात आपको पता समझिए कि जनसांख्यिकी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी जो है वो है जनसंख्या के आकार तक सीमित है ना? आकार का निर्धारण कर, आकार का अध्ययन करती है, आकार और प्रकार का। जबकि हम सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समग्र पहलुओं का अध्ययन हम सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इसकी आगे की चर्चा शुरू करेंगे।